नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए बाबा रामदास, स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी, दो दो चैनल अकेले चला रहे हैं। इतनी सर्दी में, इतनी कड़क सर्दी में देखिए पूरा एकदम पैकअप होकर बैठे हुए हैं आप। जी बाबा जी, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू जी। जय श्री राम। बाबा जी, वेस्ट बंगाल की तरफ तो गर्मियां बढ़ती जा रही हैं। वैसे तो कड़क सर्दियां आ रही हैं, पर वहां गर्मियां ज्यादा बढ़ रही हैं। अमित शाह जी 3 दिन के दौरे पे थे इस वक्त। ममता बनर्जी बड़ी भन्नाई हुई है, ऐसा क्यों? देखिए, जो समझदार लीडर होता है ना जी, उसको पब्लिक का क्या मूड चल रहा है वो भांप लेता है। हर समझदार लीडर उसको करंट पता लग जाता है। वो जो कि जमीन से जुड़ा हो, जो राजमहल में रहता है और अपनी एक कोठरी से घिरा रहता है, उसको नहीं कुछ पता लगता। अखिलेश जैसे लोगों को पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो उनका जमीन से कोई जुड़ाव नहीं। दे आर ऑल नेपोकिड्स है ना। ममता इज नॉट ए नेपोकिड। तो शी अंडरस्टैंड द ग्राउंड पॉलिटिक्स। एक तो वो ग्राउंड के मुद्दों को समझती हैं और संघर्ष करके नीचे से ऊपर आई है ना। उनको विरासत में नहीं मिली है ये राजनीति, ये गद्दी। उन्होंने अपनी जगह खुद बनाई है। और आप ये ध्यान दीजिए कि कांग्रेस बंगाल में मर गई थी। ममता ने कांग्रेस को वापस जिंदा किया है बंगाल में, अपनी कांग्रेस को। कांग्रेस से अलग हुई और टीएमसी को नंबर 1 बना दिया। आप कल्पना कीजिए कि हेमंता विश्व शर्मा जैसे या ममता बनर्जी जैसे नेताओं को कांग्रेस ने लूज न किया होता, तो आज ये कांग्रेस में रहे होते ना दोनों लीडर्स। और ममता बनर्जी जैसा जुझारू लीडर, अगर राहुल गांधी की जगह दिल्ली में अगर ममता बनर्जी होती, ये पूरी पूरी की पूरी कमान ममता बनर्जी के पास होती कांग्रेस की, तो आज जो कांग्रेस की दुर्दशा है वो होती नहीं होती। कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसने जुझारू जमीन से जुड़े जन नेताओं को साइडलाइन कर दिया। ममता इज नॉट वन ऑफ देम। तो ममता अंडरस्टैंड्स। और 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी झेल रही है ममता बंगाल में। और ममता को, अच्छा, एसआईआर का क्या लॉस हुआ यह ममता को पता लग चुका है। अच्छा, दूसरी चीज देखिए, ममता को बहुत अच्छी तरह पता है कि जो लगभग 10% का मार्जिन है बीजेपी और टीएमसी के बीच के वोट शेयर में, वो जो 10% है वो बूथ कैप्चरिंग, गुंडागर्दी, जबरदस्ती, वो जो वोटर लिस्ट में जो गुंडागर्दी होती थी आज तक, पहले टीएमसी उसके बाद सॉरी पहले सीपीएम उसके बाद टीएमसी का ये मॉडस ऑपरेंडी रहा कि विरोधी का पहले तो नाम ही मत वोटर लिस्ट में आने दो, जिनका आ जाए उनको बूथ तक मत पहुंचने दो, उनका वोट ही उनको मत डालने दो और चुनाव जीत जाओ। ये टीएमसी का मोडस ऑपरेंडी है। और आज जो भी गुंडा एलिमेंट, जो गुंडा काडर आज टीएमसी का है, वो पहले सीपीएम का काडर था और वो पूरा का पूरा एन ब्लॉक शिफ्ट हुआ टीएमसी में, सीपीएम से टीएमसी में शिफ्ट हुआ। वो गुंडा काडर जो है ना, वो भी समझता है कि जमीन पे क्या माहौल है। और अब वो समझ गया है कि नाउ इज द टाइम टू अबैंडन द सिंकिंग शिप। एक बात बताऊं, अच्छा, एक बार छोटे से चूहे को पता कैसे लग जाता है कि ये जहाज डूब रहा है? कैसे पता चल जाता है? पानी भरने से पहले अच्छा, चींटियों को पता कैसे लगता है? अभी तो बरसात हुई नहीं होती, वो पहले अपने अंडे लेके चल देती हैं। इन क्योंकि ये वो जो जमीन होते से हैं ना जुड़ी हुई इस टाइप के होती है, लोग, जमीन पर होती है, वो जमीन पर जमीन होती के है। अंदर रहने वाले जीव हैं। जो, अच्छा, ये जो गुंडागर्दर होता है ना, ये भी गलियों में तहखानों में छुप के रहते हैं। आप अंतर समझ रही हैं?
ये जो टीएमसी का जो आज जो गुंडा कैडर है वो रहता कहाँ है? वो तंग गलियों में रहते हैं, छोटे छोटे मकानों में। और वो सब बंगाल के लोअर मिडिल क्लास के लड़के हैं, बेरोजगार लड़के, जिनके लिए आज भी 50 रुपए एक बहुत बड़ी रकम है। आज के जमाने में जिनके लिए 50 रुपीज एक बड़ी रकम है, वो लड़के हैं वो। अच्छा, वही टीएमसी का कैडर है। और वो चूंकि जमीन से जुड़े हैं, वो पब्लिक में रहते हैं, उनकी मां घर में क्या बात करती है उनको पता है ना। आप बताइए। तो वो जानते हैं कि नाउ माहौल बदल गया है और इस बार बदलाव हो रहा है, इसलिए दे आर रेडी टू अबैंडन द सिंकिंग शिप। बंगाल में इस वक्त ये चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ममता को एसआईआर भी ने पता है। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि एसआईआर ने बैकफायर किया है। नहीं, ये सब फालतू के कयासबाजी है। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं उनको जमीन की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। एक बात बताइए भाई, 54 लाख तो नाम कट गए ना, ऑलरेडी कट गए। डेड, डिस्प्लेस्ड, एब्सेंट और डुप्लीकेट एंट्रीज में 54 लाख ऑलरेडी कट चुके हैं। 1 करोड़ से ज्यादा को नोटिस गया है। 1 करोड़ में वो जिनके नाम और डिटेल्स में और डाटा में डिस्क्रिपेंसीज हैं, या जिनके कागजात सही नहीं है, उसमें से कुछ के नाम जुड़ जाएंगे, बहुतों के नाम कट जाएंगे। तो मेरा अंदाजा है कि लगभग 1 करोड़ नाम कटेगा। टीएमसी की ताकत ही वो लोग थे जो ऑलरेडी मर चुके हैं, जो यहां नहीं है। आपको मालूम है राहुल गांधी को नहीं मिलती होगी वोटर लिस्ट। जब वो वोट चोरी का आरोप लगाता है, हमें वोटर लिस्ट नहीं मिलती, मोहल्ले में बच्चे बच्चे के पास होती है वोटर लिस्ट। और मैंने तो गांव में ये काम किया है। गांव में, छोटे कस्बों में, शहरों में, मोहल्लों में भाई एक बूथ पे मैक्सिमम 1000-1200 वोट होता है। 20 या 25, 30 पर 40 पन्ने होते हैं। एक पन्ने पे 25, 30, 40 वोट होता है। तो सुनिए, ऐसे टिक लगा के ना जो कार्यकर्ता होते हैं ना, वो एक एक नाम पे टिक लगा के बोलते हैं कि ये मोहल्ले में रहता है, ये नहीं रहता है, इसकी डेथ तो 8 साल पहले हो गई थी, इस लड़की की तो शादी हो गई, ये तो छोड़ के मुंबई चला गया। एक एक नाम का हिसाब रहता है। इसलिए इनको पता होता है ये 100 वोट जो है ये सुबह 7 बजे वैसे ही डाल देने हैं, ये मरे हुए लोगों का वोट है। अब वो 100 लोगों का नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में, डालेंगे किसका? तो इसका नुकसान, एफआईआर का नुकसान सिर्फ टीएमसी को हुआ है, बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है। तो ये भूल जाइए आप। टीएमसी को कम से कम मेरा अंदाजा है कि 50, 60, 70 लाख वोट का नुकसान ऑलरेडी एसआईआर से हो चुका, और 60 ही लाख का मार्जिन था। बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव में 54 लाख, बीजेपी 54 और, लाख प्रिसाइजली। हाँ, 54 लाख का मार्जिन था। तो वो तो एफआईआर में ही कट गए 54 लाख। उसके बाद जो असंतोष है पब्लिक, एफआईआर के बाद जो, देखिए, दुनिया की कोई भी पार्टी जब तक नए वोटर नहीं जोड़ेगी तब तक चुनाव नहीं जीत सकती। अपने वोटर को रिटेन करना, जो उसका खुद दूसरे का से वोट बैंक है, प्लस प्लस 4-6% वोटर नया जोड़ना। तो क्या देखिए, सबसे बड़ा यह प्रश्न इस समय क्या है, क्या बीजेपी अपने 38% के वोट बैंक में कुछ नया वोट जोड़ रही है? जी हां, जोड़ रही है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। पहली बात तो हिंदू पोलराइज हुआ है बांग्लादेश की घटनाओं से, दीपू चंद्र जास की लिंचिंग से, और जो बंगाल में पिछले 1-1.5 आज साल से नंगा आज भी नाच हुआ है चल सर। रहा है। आज भी एक हिंदू को आज भी मारा हुआ गया, है, उसके कोलीग ने रोज हो मारा है, रहा जिसे है। विजेंद्र तो विश्वास शॉटेड बाय कोलीग। तो इसका असर बंगालियों पे पड़ रहा है। भद्रलोक जो है ना, उस पे इसका बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल असर पड़ रहा है।
उनको एक बात समझ में, भाई देखिए ना, सांस्कृतिक रूप से तो ये दोनों ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल एक ही थे ना, ये तो विभाजन के बाद हुआ है ना, तो सांस्कृतिक एकता तो है ना। आपको अगर आंख बंद करके सुनिए, अगर आपको आंख बंद करके कोई कलकत्ते से उठा के ढाका में छोड़ देगा ना, तो आप पहचान नहीं पाएंगी कि ढाका है या कोलकाता है। कल्चर सेम है। कल्चर सेम है। सर आज, हाँ, वो तो आज अगर अमित शाह जी, गोल्ड जी ममता की जमीन खिसक रही है। आज अमित शाह जी 3 दिन के दौरे पे गए हुए थे और आज उन्होंने बड़ा तगड़ा एकदम जो स्वरूप धारण किया है। जनरली वो बहुत कूल काम कंपोज्ड स्ट्रैटेजी से चलने वाले, डेटा पे काम करने वाले, वो जो पीछे चाणक्य स्टाइल होता है बिल्कुल उसी में काम करते हैं। पर आज जो उन्होंने एकदम धनुष बाण खींचा है ममता की तरफ, वो बहुत कम देखने को मिलता है। अगर मैं नेचर की बात करूं, अमित शाह वर्सेस ममता बनर्जी ड्रामे में बड़ा बिलीव करती हैं। पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, रोने लगती हैं, इस तरीके की बहुत, मतलब वो अननेसेसरी सिचुएशंस पे रिएक्ट करती हैं, रिएक्टिव है नेचर में। और उल्टा है अमित शाह जी का, वो टोटल के टोटल प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, कूल, मैं बोलती ना कोल्ड ब्लडेड, ही इज वेरी कोल्ड ब्लडेड। पर आज जो उनका मैंने हाव भाव देखा है, जो रिएक्शन देखा है, वो थोड़ा अलग था आज का। जी, मैंने कहा ना, शी हैज लॉस्ट कॉन्फिडेंस, ममता बनर्जी हैज गॉट लॉस्ट कॉन्फिडेंस, बीजेपी हैज गेन्ड दैट कॉन्फिडेंस। और भाई अमित शाह जी तो एनर्जाइज कर ही देते हैं कैडर को उनका। तो आपको याद होगा 2014 में भी यूपी का इंचार्ज जब अमित शाह जी को बनाया गया था 2012 में, तो उस वक्त बीजेपी 9 सीटों की पार्टी हुआ करती थी, 9 सीट। वहां से अमित शाह जी उसको 72 सीटों पर लेके गए थे 2014 में। दो इफ यू हजार डेटा भी यही कहते हैं कि 2016 से 2021 के बीच में 3 सीट से 22 सीट का डिफरेंस, नॉट स्मॉल, वो भी वेस्ट बंगाल जैसी भीषण वेस्ट परिस्थितियों में। बंगाल में तो देखिए, और लोकल लीडरशिप खड़ा करना, लोकल कैडर में कॉन्फिडेंस भरना, और वोटर को ये विश्वास दिलाना कि सबसे पहले तो देखिए, वोटर में सबसे बड़ा जो इनसिक्योरिटी होती है ना बंगाल के, वो ये कहते हैं कि अगर हमने वोट दे दिया या हम एक्टिवली बाहर आ गए और अगर फिर ममता बनर्जी आ गई तो हम वी विल बी परसिक्यूटेड, हमें हमारा उत्पीड़न करेगी ममता का कैडर। पर इस बार माहौल बदला हुआ है, ममता का कैडर, अच्छा देखिए, ममता के कैडर का जो मॉडस ऑपरेंडी मैं आपको वो बता दूं। सुबह 7 बजे जिस दिन वोट होता है ना, सुबह 7 बजे बीच चौराहे पे ममता का एक गुंडा बैठ जाता है सुबह 7 बजे, और एक अघोषित कर्फ्यू मोहल्ले में लगा दिया जाता है, अघोषित। अच्छा, मतलब इतना इतना और दबदबा, ऐसे इतना ज्यादा घबराहट इतना कि आप दबदबा बाहर है, नहीं निकल सकते। और ऐसे अगर कोई कोई घर से बाहर, खिड़की से बाहर झांक भी देना, अंदर चलो, ऐसे बोला जाता है। ये स्थिति चलती है 10 बजे तक, 7 से 10, सुबह 7 बजे वोटिंग स्टार्ट होती है, 10 बजे तक ये स्थिति रहती है। 10 बजे तक जितनी फर्जी वोटिंग होती है वो डाल चुके होते हैं, वो 10 बजे तक बूथ जीत चुके होते हैं। 10 बजे तक ममता का कैडर बूथ जीत लेता है, 10 बजे के बाद छोड़ देता है, अच्छा अब डालो, चलो जिसको डालना है। तो पर बूथ तो वो पहले ही जीत चुके हैं, उसके बाद मिक्स वोटिंग होती है, उसमें जीत जाते हैं। अगर मतलब उनकी सचमुच पहले, वोट चोरी अगर आपको आज भी देखनी है, तो आज भी आपको बंगाल में ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जिन्होंने जिंदगी में कभी वोट ही नहीं डाला, डालने नहीं दिया गुंडों ने। असली वोट चोरी अगर कहीं देखनी तो बंगाल में आके देखिए। पर और बहुत सारे फैक्टर्स जो इस बाबा बार जी वीडियोस भी तो ममता बहुत को सारी हरा रहे वायरल हैं। हो रही है, जहां पे अभी भी बैलेट पेपर से वो लोग डब्बे लेकर भाग रहे हैं, जो बैलेट पेपर से वोट्स हो रहे हैं। ऐसी कितनी वीडियोस पिछले साल भी आई हैं, इनकी म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस होते हैं या छोटे छोटे इलेक्शंस होते हैं, वो डब्बा ही लेकर भाग लेते हैं कि काउंटिंग जी नहीं जी, होगी तो जीत जाएंगे। नहीं गायत्री जी, मैं आपको कुछ और फैक्टर्स गिनाता हूं। देखिए, सबसे पहले तो बांग्लादेश इज गोइंग टू अफेक्ट वेरी बैडली ममता बनर्जी, पहला एक फैक्टर गिनते जाइए। एक बांग्लादेश की हिंसा हिंदुओं पे जो हुई है। नंबर 2, घुसपैठ वाकई एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको वहां की लोकल पब्लिक ने अब रियलाइज करना शुरू किया कि नहीं यार, घुसपैठियों ने तो वाकई आके, और बीजेपी घुसपैठ को बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है। एसआईआर से ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। उसके बाद
बीजेपी को बंगाल के लोगों को एक बात और समझ में आई है कि पिछले 10-15 सालों में बाकी देश ने उद्योग धंधों के रूप में बहुत ज्यादा डेवलप किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बाकी कंट्री ने बहुत डेवलप किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, हर चीज बची है, और बंगाल पिछड़ रहा है। ये बंगाल के लोग, भाई सोशल मीडिया का जमाना है, एवरीबडी इज कनेक्टेड टू द वर्ल्ड टुडे एंड दे कैन जज, दे कैन कंपेयर। सोशल मीडिया से उनको पता लगता है कि दुनिया कहां चलेगी, हम कहां रह गए। उसके बाद कुछ लोकल परिस्थितियां ऐसी हैं, हिंदू मैंने कहा पोलराइज हो गया, मुसलमान ममता बनर्जी से कुछ नाराज चल रहा है। भाई ममता बनर्जी ने इधर कितने यू टर्न्स किए हैं, कहती थी वक्फ बोर्ड लागू नहीं होने दूंगी, चुपके से लागू कर दिया। वक्फ बोर्ड की जितनी प्रॉपर्टी थी उन्होंने कहा नहीं लागू ही नहीं होगा, चिंता ही मत करो, आखिरी दिन लागू कर दिया। तो सिर्फ बाकी कंट्री में 10-20-50%, 60%, 70% प्रॉपर्टी रजिस्टर हो गई, बंगाल में सिर्फ 2% हुई थी। आपको पता है, क्योंकि बंगाल के वक्फ बोर्ड वाले तो ये आराम से बैठे थे कि नहीं हमें जरूरत ही नहीं, दीदी तो लागू ही नहीं होने देगी, अंत में लागू हो गया। दीदी कहती थी एसआईआर नहीं होने दूंगी, एसआईआर हो गया। तो मुसलमान डिसग्रंटल्ड है। उसके बाद एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है मतुआ कम्युनिटी, वो दीदी से बहुत नाराज। तो हिंदू नाराज, मुसलमान नाराज, और बहुत सारी अन्य कास्ट ग्रुप्स नाराज, औरतें नाराज। जो औरतों पे जो अत्याचार हुए हैं, इससे वो औरतें, महिलाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग है, पढ़ी लिखी महिला, आरजी मेडिकल कॉलेज हो गया, संदेश खाली हो गया, इफेक्ट कांड हुए। उसके बाद एक बहुत बड़ा वर्ग है बंगाल में जो कि रूलिंग क्लास में आता है, बहुत इन्फ्लुएंशियल है, इंटेलेक्चुअल है, वो है बंगाली कायस्थ। भाई बंगाल में दो कम्युनिटीज जो है वो रूलिंग रही हैं। हाँ, एक तो मथुआ और एक बंगाली कायस्थ। पहले मथुआ के बारे में बताइए, इनका ग्रिप कहाँ है, बहुत कहाँ इनकी सबसे ज्यादा पकड़ है, और इनमें सबसे ज्यादा फेवर किसको करते हैं, कौन सी पार्टी को? देखिए वो थोड़े से कंफ्यूज थे, पर ट्रेडिशनली दे हैव बीन द वोटर्स ऑफ बीजेपी, और बीजेपी ने जो उनको सिटीजनशिप देने का जो वादा कर रखा है, तो दे आर वेरी होपफुल, दे हैव गॉट हाई होप्स विद बीजेपी, एंड द मतुआ कम्युनिटी इज गोइंग टू ओवरवेलमिंगली वोट फॉर बीजेपी दिस टाइम। पिछले बार वो थोड़े से उदासीन हो गए थे, कुछ का वोट टीएमसी में भी चला गया था, कुछ घर बैठ गए थे। इस बार मतुआ इज गोइंग टू ओवरवेलमिंगली वोट फॉर बीजेपी। एक और बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है द भोजपुरी स्पीकिंग यूपी एंड बिहार वोटर, जो कि बंगाल में परमानेंट रहता है। आपको मालूम है ह्यूज पॉपुलेशन, कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते होंगे। ये सब कट्टर बीजेपी समर्थक हैं, बिहार वाले भी और बंगाल वाले भी। ये बीजेपी को ओवरवेलमिंगली वोट करेंगे इस बार। और वहां बंगाल के नेताओं ने स्पेशली इसको किया है कि सारे, इसको हिंदी भाषी बोलते हैं वहां पे, जो हिंदी भाषी कम्युनिटी है वो हिंदी भाषी, इनफैक्ट वो हिंदी भाषी नहीं, भोजपुरी भाषी हैं। हिंदी भाषी का नाम एसआईआर में जुड़े, वो वोटर लिस्ट में आए, एंड दे आर गोइंग टू वोट फॉर बीजेपी इन बिग नंबर्स दिस टाइम। तो देखिए बहुत सारे फैक्टर्स मिलके ना इस बार ममता बनर्जी के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, सो मेनी फैक्टर्स। जी, क्वाइट इंटरेस्टिंग है जिस तरीके से चल रहा है। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है अमित शाह जी ने, टोल सिंडिकेट। ये टोल सिंडिकेट क्या है वेस्ट बंगाल में? देखिए ये इनफैक्ट टोल सिंडिकेट आमतौर पे लोग समझ लेते हैं कि जो सड़कों वाला टोल है ना, इसको टोल बोलते हैं, पर नहीं। आपको विश्वास नहीं होगा कि बंगाल में किस कदर लॉलेसनेस और लाचारी है लोगों में। मान लीजिए आप बंगाल में रहती हैं, आप
आपको टीवी खरीदना है, या आपको अपने घर का पेंट कराना है, रेनोवेशन कराना है, या आपको अपने घर के ऊपर एक कमरा और बनाना है, या आपको कुछ भी 10-20-50 हजार का एक खर्चा करना है, तो आप क्या करेंगी? गायत्री अगर बंगाल के मान लीजिए वर्धमान के किसी कस्बे में या शहर में रहती, क्या करेंगे आप? यूल गो टू द मार्केट, बाय, परचेज, ठेकेदार से बात करेंगी भैया। पर नहीं, अगर आप बंगाल में सीधे किसी दुकान पे चली जाएंगी तो वो पता क्या बोलेगा? आप टीएमसी ऑफिस से पर्चा लाई हैं? तो आप कहेंगे टीएमसी ऑफिस का क्या मतलब है मेरे हाँ, टीवी मेरे को परचेज अब से? लग बोला रहा है नहीं। इसमें टीएमसी से क्या मतलब है? हाँ, इसमें टीएमसी से क्या मतलब है? बोला, नहीं, अगर आपको 10,000 का टीवी खरीदना है तो आप पहले टीएमसी ऑफिस जाएंगे। टीएमसी ऑफिस एक पर्ची पे आपको एक दुकान का नाम लिख के देगा कि जाइए इस दुकान पे। फिर वो पर्ची लेके आप अगर आपके पास पर्ची नहीं है और आप किसी न्यूट्रल दुकान पे चलेंगी तो दुकानदार आपको टीवी देगा ही नहीं, कहेगा ना टीएमसी से पर्ची लाओ पहले। वाह, ये तो तो जब आप गुंडागिरी है। पर्ची लेके सुनिए सुनिए, अब लोगों को विश्वास नहीं होता मेरी बात पे, ये बंगाल की सच्चाई है। तो जब आप टीएमसी ऑफिस से पर्ची लेके जाएंगी तो 10,000 का जो टीवी है ना वो आपको मिलेगा 12 या 13,000 में, बाकायदा बिल मिलेगा। उसमें से 10,000 दुकानदार अपना रख लेगा और जो 13,000 लिया था ना तो 3,000 टीएमसी ऑफिस भेज देगा। तो टीएमसी ऑफिस में बकायदा उसके रजिस्टर की एंट्री होगी, 3,000 रुपया गायत्री देवी के यहां से टीवी का आया। उसमें से मान लीजिए एक रेट फिक्स है कि 10% पैसा तुम रख लो, तो 300 रुपया जो यूथ क्लब, जो टीएमसी ऑफिस को यूथ क्लब बोलते हैं, वहां पे कैरम और चेस के बोर्ड पड़े होते हैं। हर मोहल्ले में एक कमरा होता है, हर मोहल्ले में। तो 300 रुपया खुद रख लेगा और 2700 रुपया टीएमसी ऑफिस को, जो वो बड़ा वाला केंद्रीय कार्यालय, वहां भिजवा देगा, बाकायदा वहां से रसीद मिलेगी। वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं सुनिए 1940 आगे, सुनिए, ना 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 ना, आगे सुनिए, आगे सुनिए। मान लीजिए आप नहीं है, आपको पता नहीं था, और एक दुकानदार ने कहा चलो कोई बात नहीं, चोरी से बेच देते हो, तो उसने 10,000 का टीवी आपको 10,000 में चोरी से बेच दिया। टीएमसी के कार्डर को पता लग गया तो बोलेगा हमको नहीं पता, साला तुम दो 3,000 अपनी जेब से दो। दुकानदार को अपनी जेब से 3,000 टीएमसी ऑफिस में जमा। दिस इज द टोल टैक्स। और ये कल्चर पता है कब से है? कब से? पिछले 50 सालों से। मतलब जब 1947 में भारत आजाद हुआ था ना, तो भारत आजाद हुआ था, बंगाल नहीं हुआ था। वो लोग आज भी ये गुलामी झेल रहे हैं। तो बंगाल ने, अमित शाह ने वादा किया है कि मैं आपको इस गुंडागर्दी से मुक्त कराऊंगा। जी। एक चीज और उन्होंने कही और कि ये, हम। सुनिए सुनिए, मान लीजिए आप एक ट्यूशन, मेरे एक दोस्त हैं, वो ट्यूशन सेंटर चलाते थे, आज से 5-6 साल पहले मिले थे। दोस्त क्या है, लड़का है एक बेचारा। तो कहता दादा मेरे पास 50-60 बच्चे पढ़ने आते हैं, और वो कट्टर हिंदूवादी लड़का। और वो बात कर रहा था ना जब मुझसे, तो वो मेरे होस्ट के घर में बैठ के बात कर रहा था, तो वो बहुत डरा हुआ था। तो मैंने पूछा व्हाई आर यू सो अफ्रेड, और व्हाई आर यू टॉकिंग टू मी इन अ हस्ड अप टोन, कान में धीरे। बोला यहाँ बहुत खतरा है। मैंने कहा क्या खतरा है? बोले आपको पता नहीं कौन मेरी बात सुन के जो है टीएमसी ऑफिस में पहुंचा देगा कि ये जो हिंदूवादी बात कर रहा था, ये तो अंदर से कट्टर बीजेपी समर्थक है। मैंने बोला अच्छा पहुंचा देगा तो क्या होगा? बोला दादा मैंने छोटा सा ट्यूशन सेंटर चलाता हूँ जिसमें सिर्फ मोहल्ले के बच्चों से 50 रुपए फीस लेता हूं। तो 50 रुपया जो आदमी फीस लेता है, वो क्या कमाता होगा 50 बच्चों से?
सर 50 रुपए में तो चॉकलेट भी नहीं आती है आजकल। नहीं आती ना, बंगाल में अब भी यही रेट है ट्यूशन का, अब शायद 100 रुपया हो गया होगा। तो कहते हैं जी मेरा ट्यूशन सेंटर बंद करा देंगे, और मुझे उन 50 बच्चों का भी 5 रुपया प्रति बच्चा टीएमसी ऑफिस में जमा कराना पड़ता है। और अगर इनको पता लग गया कि मैं बीजेपी समर्थक हूं तो मेरा ट्यूशन सेंटर कल बंद हो जाएगा, एक भी व्यक्ति नहीं आएगा। ये हाल है मतलब बंगाल के। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रखी हैं इन शॉर्ट। नहीं, ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू ही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू तो है ना कि मेरा आपका झगड़ा हो जाए और आप थाने में चली जाएं, तब तो लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू रेज होगा ना। पार्टी बनी गुंडा, गुंडा अच्छा, पार्टी, अगर माफिया। मेरा आपका, सुनिए सुनिए सुनिए, आपको पता है, मान लीजिए मेरा आपका झगड़ा हो जाए तो आप डायरेक्ट थाने में नहीं जा सकती। अगर आप थाने में चली जाएंगी तो वो पता है क्या बोलेगा, अरे आप डायरेक्ट इधर क्यों आया, पहले टीएमसी ऑफिस जाइए। तो टीएमसी ऑफिस मिलके मेरा आपका झगड़ा सुलटा देगा, थोड़े पैसे दोनों से रख लेगा, केस सेटल हो गया, कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू रेज नहीं हुआ। मान लीजिए कोई इतना हीनियस क्राइम हो गया या कोई अगर हो ही गया, तब टीएमसी ऑफिस विल अलाउ द पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर अ केस। थानेदार अपने एसएसपी से इंस्ट्रक्शन नहीं लेता है, लोकल टीएमसी ऑफिस से इंस्ट्रक्शन लेता है। और टीएमसी ऑफिस है क्या, इनफैक्ट इट्स अ यूथ क्लब वेयर देयर आर सेवरल बड़े बड़े अच्छी क्वालिटी के कैरम बोर्ड्स। तो लड़के सारा दिन कैरम बोर्ड खोलते हैं, उसपे इतना बड़ा एक लैंप लटका होता है, बहुत बड़ा वाला लैंप, सारा दिन वहां पे, और उसमें भयंकर सिगरेट की बदबू होती है उस रूम में। और हर मोहल्ले में एक रूम होता है, वहां एक बड़ा सा टीवी भी लगा होता है। जब कभी बड़ा कोई फुटबॉल मैच, ऊपर वर्ल्ड कप या इस टाइप का फुटबॉल, या जो आपका ये लीग मैचेस चलते हैं यूरोप में, तो वो उतने बहुत बड़ा टीवी होता है। आई थिंक वो 2 या 3 लाख का टीवी आता है। वो गवर्नमेंट, वो टीएमसी खर्चा देती है अपने सारे यूथ क्लब को। और अरे बुढ़ों के लिए उन्हीं टीवी के ऊपर तो ध्रुव राठी की, आई मीन सॉरी, जर्मन कॉकरोच की वीडियोस चला चलाकर 2024 हाँ, के इलेक्शन में वोट जीते थे, उन्हीं टीवीज के ऊपर तो। और तो लड़के कैरम खेलते हैं, बुड्ढे चेस खेलते हैं, और वो बुड्ढे सिगरेट पीते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा सिगरेट की बदबू होती है। आई हैव बीन टू सच अ क्लब इन कोलकाता वंस। तो अमित शाह जी ने वादा किया है बंगाल की जनता से कि आप हमें वोट दीजिए, सरकार लाइए, हम ये टोल, ये जो गुंडा टोल टैक्स, गुंडा टोल टैक्स बोलिए सिंडिकेट, इसको, गुंडा ये टैक्स, टोल टोल टैक्स। सिंडिकेट को हम खत्म करेंगे। एक चीज उन्होंने और बोली और जिसपे मुझे थोड़ा सा खुशी भी है और नाराजगी भी है। इन्होंने कहा कि बीजेपी, भाई स्टार्टिंग इनकी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, वो वेस्ट बंगाल से थे। तो ये वापस कल्चरल रेनेसांस बोलते हैं, या फिर वहाँ की जो अ, बांग्ला कल्चर आइडेंटिटी है, भूमि से जुड़ी हुई रिचुअल्स हैं, वहाँ का जो मान सम्मान है, उसको वापस रिवाइव करेंगे, राइट? तो अभी 11 साल हो गए उनको सत्ता में आए हुए। दे कुड हैव डन अ लॉट मोर, व्हाई लेट द सफरिंग्स हैपन? मतलब पहले आप एक एक उसको एक मतलब बारूद की तरह बन जाने दो और फिर विस्फोट होने लगे तब हम हाय हाय चिल्लाएं। व्हाई नॉट निप द एविल इन द बड? आई वो मतलब शी शुड हैव बीन अंडर प्रेसिडेंट्स रूल। बांग्लादेश में इतना सब कुछ हुआ, वी हैड अ गुड टाइम टू इम्पोज दैट। हाँ, दोनों तरफ की बातें हैं, दोनों तरफ से लॉजिक है, बट आई थिंक अगर आप अपना पावर एक्सरसाइज नहीं करते ना तो लोग भूल जाते हैं कि आप पावरफुल हैं। पावर रिस्पेक्ट्स पावर, मुझे ऐसा लगता है। प्रेसिडेंट्स रूल के बहुत सारे चांसेस थे, चलिए वो भी नहीं लगाए, बट देन बीएसएफ को जमीन नहीं दी। दे शुड हैव ब्रॉट at least some kind of an act and law and forced her to give the this thing। उनको देना, मजबूर करना चाहिए था। आज उन्होंने, अमित शाह जी ने अपने बयान में भी कहा है कि जब असम इन्फिल्ट्रेशन रोक सकता है, त्रिपुरा रोक सकता है, अरुणाचल रेजिस्ट कर सकता है, तो जान वेस्ट बंगाल ही से हो रहा है। तो आपको वेस्ट बंगाल के उसमें आप एक्ट ला सकते थे, लॉ ला सकते थे, उनको मजबूर कर सकते थे। आफ्टर ऑल जो फेडरल स्ट्रक्चर हमारा है, दैट इज विद यूनिटरी पावर्स एट प्लेसेस, या फिर सेंट्रलाइज पावर्स बहुत सारी जगह पे।
जब नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है, उस चीज को इतना बरगद जैसा बड़ा क्यों हो जाने देना कि तब हम हाय 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 करें। जी। देखिए, एक तो ना मोदी जी के कुछ प्रिंसिपल्स रहे उनका, जब यूपीए की सरकार थी तब वो फेडरल स्ट्रक्चर जो है हमारी सरकार का, हमारी गवर्नेंस का, जिसमें स्टेट्स के जो अपने राइट्स हैं, वो बहुत ज्यादा उसके लिए उन्होंने फाइट किया है कि द सेंटर शुड नॉट एनक्रोच इनटू द राइट्स ऑफ द स्टेट्स, और स्टेट्स शुड हैव ऑटोनॉमी, अपना अपना स्टेट अपने हिसाब से चला सके। तो एक तो मोदी जी उस प्रिंसिपल को बहुत ज्यादा मतलब रिलीजियसली फॉलो करते हैं, पहला। दूसरी बात है, अगर मोदी जी राष्ट्रपति शासन लगा भी देना, तो बीजेपी को ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि मान लो राष्ट्रपति शासन हम लगा देंगे और राष्ट्रपति शासन में भी चुनाव कराएंगे, तो उसका कहीं सिंपैथी वोट ममता न ले जाए, और वापस अगर ममता चुनाव जीत गई तो बड़ी छीछाले दे। क्यों? उसका कारण था, क्योंकि आज तक बीजेपी के पास वहां कैडर नाम की चीज ही नहीं थी, संगठन नाम की चीज ही थी, वोट नहीं था। भाई, आफ्टर ऑल बीजेपी वाज अ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ 2 सीट्स। पिछले 15 सालों में बीजेपी ने अपना वहां कैडर बिल्ड किया। अच्छा, ठीक यही स्थिति पंजाब की है। पंजाब में अभी तक पिछले 10 सालों से, जब से ये अलग हुई है, इंडिपेंडेंटली जब चुनाव लड़ना शुरू किया अकालियों से हटके, तब बीजेपी ने पहली बार काडर बिल्ड करना शुरू किया। और देखिए, किसी प्रदेश में चुनाव जीतने लायक काडर और 30 से 32-34% वोट शेयर बनाने में 10 से 20 साल का समय लगता है। तो वो अभी समय, अच्छा, यही प्रॉब्लम तमिलनाडु की है, यही केरल की है, यही बंगाल की थी, और यही पंजाब की है। आप देख लीजिएगा, मैं आज आपको बता रहा हूं, इस बार बीजेपी बंगाल फतेह करेगी, क्योंकि बंगाल बीजेपी ने वो 38% तो ऑलरेडी वोट शेयर अपने बना चुकी है। इसको जैसे ही 42-44% पे गया, ममता 4 से 6% नीचे आएगी, ये 4 से 6% ऊपर जाएंगे, एंड दे विल स्वीप द इलेक्शन। और इस बार 2026 के इलेक्शन में ये परिस्थितियां बनती दिख रही हैं। और अगला नंबर सुन लीजिए मुझसे, अभी 5 साल लगेंगे, अगला नंबर पंजाब और तमिलनाडु का आएगा। मुझे लगता है पंजाब पहले, हालांकि दोनों, पंजाब में भी तमिलनाडु में भी 18%, केरल में भी लगभग ये दे हैव रीच्ड द लेवल ऑफ 18%, जहां ये 28-30% पे पहुंचे, मतलब अभी 10% की और तरफ है। तो इसलिए दे आर वर्किंग ऑन द ग्रास रूट लेवल, विभिन्न वर्गों में काम कर रहे हैं। जैसे पंजाब में दलितों में बहुत काम हो रहा है, काडर बनाया जा रहा है, संगठन बना, आरएसएस जो है ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही है। और पंजाब में, सॉरी, मैं, आप सोचेंगे बंगाल डिस्कस, मैं आपको कहां पंजाब ले आया, पर बड़े आइडेंटिकल से सिनेरियोज है पॉलिटिकल, इसलिए मैं पंजाब डिस्कस कर रहा हूं। तो पंजाब में जब तक, देखिए, बीजेपी का एक मानना है कि सिख कम्युनिटी को एलिनेट करके, उनको इग्नोर करके आप राजनीति नहीं कर सकते चुनाव में। इसलिए सिखों को मिला के, सिखों के वोट से हमें सरकार बनानी है। उसी तरह दलित, उनके लिए एक बहुत आसान तरीका, भाई 40-45% हिंदू है, आज थोड़ा सा रेडिकल, थोड़ा सा गर्म होके बयानबाजी शुरू करें, सारे हिंदू यूनाइट हो जाएंगे। पर सीटें 25-30-40 ही आएंगी, क्योंकि हिंदू कंसंट्रेशन सिर्फ शहरी सीटों में है, गांव से वोट नहीं मिलेगा। इसलिए बीजेपी की पॉलिसी क्या है कि नहीं, सिखों को भी मिलाओ, सिखों का भी वोट लो, दलितों का भी वोट लो, हिंदुओं का भी वोट लो। तो देखिए, यही पॉलिसी तमिलनाडु की है, यही पॉलिसी केरल की है, और यही 4 गढ़ तो बाकी हैं, बाकी तो पूरा किला फतेह हो चुका है। तो इस बार बंगाल फतेह होना निश्चित है, मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं। बहुत जल्दी मैं बंगाल की यात्रा पे जाऊंगा, इस बार केडर आपने, इस बार तो मैं पार्टी करूंगी, आई थ्रो अ पार्टी फॉर ऑल माय व्यूअर्स। मैंने 2 चीजों के ऊपर पार्टी बोली हुई है, एक तो पीओके और एक वेस्ट बंगाल, ये दोनों पे मैं पार्टी थ्रो करूंगी। जगह बता दूं कि आप आ जाइएगा।
इंटरेस्टिंग चीज ये कि आपने कहा कि इनका केडर इस बार काफी रिन्यूड हुआ है, काफी चेंज हुआ है। क्या चेंजेस आए हैं बीजेपी की स्ट्रक्चरल उसमें? कहाँ की बात करें, विच स्टेट? वेस्ट बंगाल सर, हम वेस्ट बंगाल पे ही हैं अभी। जी। देखिए वेस्ट बंगाल में कार्डर क्या है, सबसे पहले तो अभी कार्डर इज वेटिंग। वो तेल देखो, तेल की धार देखो, जरा माहौल देखो। दे आर सिटिंग ऑन द वर्ज, बॉर्डर पे आके बैठे हुए हैं। वो कई बार क्या है कि जो डेली पैसेंजर्स होते हैं ना शहरों में, वो 6 नंबर पे भी एक ट्रेन लगी हुई है, 7 नंबर पे भी ट्रेन लगी हुई है, दोनों मान लीजिए वेस्ट की दिशा में जा रही हैं। तो डेली पैसेंजर्स को मालूम होता है कौन सी ट्रेन कहाँ रुकेगी, तो वो इंतजार करते हैं कि पहले कौन सी चलेगी, कूद कूद के उसी पे चढ़ जाते हैं। उनको 2 3 4 स्टेशन जाना होता है सिर्फ, तो वो अगर 5 मिनट पहले भी पहुंच जाए तो वो 5 मिनट डेली पैसेंजर के लिए मैटर करता है। तो डेली पैसेंजर जो पहले चलती है उसमें कूद के चढ़ जाते हैं। तो यही हाल सर टीएमसी, गायत्री टीएमसी के काडर का है। वो इंतजार में बैठा है कि अगर बीजेपी का माहौल बनता दिखेगा तो चुनाव से एन पहले, 1 महीना पहले, वो एन ब्लॉक एन मास शिफ्ट कर जाएगा। अच्छा, ये वो कैडर है। सुनिए, मैंने कहा ना, वहां पे जो टीएमसी का कार्यकर्ता है उसका स्वरूप समझ लीजिए। हर मोहल्ले में एक मोहल्ले में मान लीजिए एक गली है, मान लीजिए एक गली है, उस गली में 25 30 मकान इधर बने हुए हैं, 25 30 मकान इधर बने हुए हैं। हर मकान में 5 आदमी रहते हैं, तो 60 मकानों में 300 की पॉपुलेशन है, 250 वोटर है। उस 250 वोटर में किसी एक कमरे में यूथ क्लब चलता है, वहां पे 10 पूरे मोहल्ले के लड़के वहां सारा दिन कैरम खेलते हैं। तो मौके पे वहां पे वोटर लिस्ट आ जाती है। दे नो ईच एंड एवरी वोटर ऑफ एवरी हाउस, कौन है, कहां रहता है, इसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, बीजेपी का समर्थक है, हिंदूवादी है, सेक्युलर है, क्या है। अच्छा, मोहन बागान को सपोर्ट करता है कि मोहम्मडन स्पोर्टिंग को सपोर्ट, यहां तक आपको मालूम है बंगाल में तो यहां तक विभाजन है। क्लब कल्चर फुटबॉल का जो होता है, किस क्लब का सपोर्टर है और वोट किसको करेगा। तो ऐसा काडर रातों रात, जो कल तक टीएमसी का वर्कर था, बीजेपी का वर्कर बन जाए, देख लीजिए। और हालांकि अच्छा, उसके बाद लीडर, लोकल लीडर, बीजेपी लीडर्स पे काम कर रही है। जैसे आज की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभेंदु अधिकारी ही वो सिटिंग विद अपना अमित शाह जी। तो वो अच्छा, लोकल लीडरशिप, जैसे एक बहुत प्रभावशाली लीडर थे मुकुल रॉय, वो आए थे बीजेपी में, वापस चले गए। पिछली बार चुनाव हारने के बाद बहुत से लीडर्स ऐसे थे जो बीजेपी में आ गए थे, वापस चले गए। वो एक सिंगर थे, क्या नाम था उनका, वो जो आसनसोल से थे, नाम भूल गया, वो जो फिल्मी गाना गाते थे, नाम भूल गया मैं। वो बीजेपी में सेंटर मिनिस्टर भी थे, मेरे को भी नीचे याद इस नहीं है। पार्टी, उनका नाम भूल गया मैं, बाबुल सुप्रियो। मामूल सुप्रियो। तो फोक बीजेपी में आ सिंगर। गए थे, वापस टीएमसी में चले गए। मुकुल रॉय हम्म। बीजेपी में आ गए थे, वापस टीएमसी में चले गए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, दो वांट टू चेंज साइड्स। द पार्टी। कार्डर है तो ठीक है, बहुत सही, बीजेपी बहुत सही, बड़ा नाप तोल के। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप एक चीज देखिए ना, द कॉन्फिडेंस, द एग्रेशन, दे बिकम सो एग्रेसिव। यस, एग्री। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कॉन्फिडेंस भी झलक रहा था शाह का। अच्छा, बीजेपी जल्दी, बंगाल में बीजेपी कभी एग्रेसिव नहीं हुई। मुझे वो एग्रेशन पता है, वो जीत का एग्रेशन। दे आर मुझे ऐसा कॉन्फिडेंट लगता कि है दे कि आर वो गोइंग। जानबूझ के एक सटल करंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज्यादा जी, एग्रेसिव वो इनिशियली जानबूझ कर नहीं खेलने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो फिर वो ममता बनर्जी का जो रिएक्शन आता है ना, वो किस हद पर कहाँ फ्लिप मारेगी कोई कह नहीं सकता। वेरी अनप्रिडिक्टेबल। नहीं, ममता इस बार नहीं,
जैसे बंगाल में बीजेपी का कैडर, बीजेपी के नेता एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं, ममता डिफेंसिव दिखाई दे रही हैं। हाँ, वो शुभेंदु भाई अधिकारी मंदिर बस बनवा रहे हैं, एक मिनट, मंदिर बनवा, अच्छा ममता बनर्जी का एक और जगह समर्थन बहुत घटा है। क्या है, ममता बनर्जी का ये जो टीएमसी की गवर्नमेंट है, दे यूज्ड टू फंड द जो दुर्गा पूजा समितियां है ना, उनको फंड करते थे। वो एक बहुत बड़ा सोर्स था इनके लिए पॉलिटिकल समर्थन जुटाने का। दुर्गा पूजा समितियों में, उनके पंडालों में भी समर्थन बहुत घटा है। उसी तरह यूथ क्लब में भी समर्थन घटा है। मतलब जमीन खिसक रही है उनके पैरों के नीचे से, जमीन एंड खिसक उनको रेत की तरह खिसक रही है, और उनको समझ में आ रही है बात स्पेशली इस बार। विमेन। देखिए एक बात बताऊं, बिहार की जीत में भी विमेन का बहुत बड़ा रोल था। बंगाल में भी विमेन आर गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल पार्ट दिस टाइम। हिंदू विमेन। संदेश खाली अभी अगर नहीं निकला हो तो किसी दिन बिल्कुल। रिवाइज करवा देती हूँ संदेश खाली का। सिर्फ हिंदू महिलाओं को टारगेट किया गया था टीएमसी के मुस्लिम आदमियों ने, उनको अपने दफ्तर बुलाना, उनके साथ जो गंदगी करना। नहीं, और बांग्लादेश की घटनाओं ने, देखिए वो एग्जाम से पहले रिवीजन होता है ना, हाँ, वो बांग्लादेश की रिविजन करवा घटनाओं रहे हैं उनको, ने वो रिवीजन उसको करा रिवाइज दिया। करवा दिया, हाँ, रिवाइज वो करा दिया। रिविजन जिनको। अच्छा सर, एक चीज और है, लास्ट पॉइंट जिसपे मैं बात करना चाहूंगी। ये जो मुस्लिम मुस्लिम करके चल रहा था, जो वेस्ट बंगाल के मुस्लिम से, वो खुद इनसे परेशान हो चुके हैं अब। जो ये बांग्लादेश से जिनको उन्होंने पनाह दी, पाल पोस के बड़ा किया, अपने बगल में लाकर बिठाया, उनसे खुद ही दुखी हो चुके हैं। क्योंकि अगर आप देखो तो एक टाइम पे दे वर फ्लरिशिंग एंड दे वर रियली डूइंग गुड आफ्टर द इंडिपेंडेंस, मतलब जब हमारा वेस्ट बंगाल बना। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आते गए, वेस्ट बंगाल खड्डे में जाता गया, जैसे ना दलदल में धंसता जा रहा है, धंसता जा रहा है। कहाँ एक समय पे स्वतंत्रता सेनानी हमारे सारे वेस्ट बंगाल से आते थे, मेजोरिटी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए, बैनर्जी हो गए, इतने बड़े बड़े नाम, सुभाष चंद्र बोस हो गए, सब वहीं से आए। और आज ऐसी हालत है कि 50 पैसे भी चलते हैं सर वहां पे, जो आपको पूरे भारत में कहीं नजर नहीं आएगा। महिलाओं की ऐसी दुर्गति है। मतलब मैं ऐसी ऐसी स्टोरीज सुनती हूँ, क्योंकि वहां पे कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे कनेक्शंस हैं। वो स्टोरीज सुनने के बाद में लगता है कि ये हाल हुआ है बंगाल की महिलाओं का। एंड एक चीज और, ये सारे के सारे टॉप में जितने भी रहे, जो कास्टिसिज्म की बात करते हैं कम्युनिस्ट बन के, सबसे बड़े एक्सप्लॉइटर्स ये कम्युनिस्ट रहे हैं वहां पे, टॉप मोस्ट। और महिलाओं का शोषण जो उन्होंने किया है ना, वो मेरे ख्याल से कांग्रेस भी उस लेवल तक नहीं रहेगी, कांग्रेस या बाकी भी और कोई पार्टी नहीं रहेगी जो इन्होंने शोषण किया। देखिए गायत्री, ये असल में जो आपने अभी जो जाते जाते जो ये जो टॉपिक छेड़ दिया ना, कि आज भी वहां 50 पैसा चलता है, ये तो बड़ा मतलब मेरा तो बड़ा फेवरेट विषय रहा है। मैं तो इस पे 1 घंटा बोल सकता हूँ, और इसके लिए आप अलग से कभी प्रोग्राम कीजिएगा तो मैं आपको बंगाल की गरीबी या बंगाल के सस्ता, मैं इसको गरीबी नहीं बोलता, मैं इसको कहता हूँ बंगाल बहुत सस्ता है। आज तक बंगाल इतना सस्ता क्यों बना हुआ है, वो बड़ा शोध का विषय है। सर मैं एक बार गई थी कलकत्ता, दोबारा मेरी जाने की हिम्मत नहीं हुई। आई बीन टू सो मेनी सिटीज अक्रॉस इंडिया, बट वहां जाने के बाद ना एक अजीब सी डैम्प, एक अजीब सी, क्या बोलते हैं, गमगीनता, आई थिंक दैट इज द राइट वर्ड अगर मैं हिंदी में बोलूं, एक गमगीनता है वहां के उसमें। मतलब वो ठहराव नहीं है, ठहराव में एक प्लेजेंटनेस होती है, गम जैसा है वहां पे। जब आप उतरते हो, वहां की सड़कें देखते हो, वहां आते जाते हो। मैं एक बार गई हूँ बस, मैंने उसके बाद मैंने कहा ना नहीं, बाबा ना, आई पर विल। मेरा इस मामले में मैं आई विल डिफर विद यू। मैंने तो मैंने जिस पूरा मैं जिन एरियाज में मैंने घूमी फिरी, आई वाज देयर बहुत, फॉर अ वीक, आई वाज लाइक आई एम नॉट कमिंग बैक हियर। पर मेरा अनुभव ऐसा नहीं है। मैं पूरा तो नहीं, फिर भी काफी हिंदुस्तान मैंने देखा है। अगर आज भी आप मुझसे कहेंगे कि भारत की सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत, कल्चरली सबसे रिच, द रिचेस्ट लैंड इन इंडिया इज रियली बंगाल। पता, बंगाल में जो एक तो ना, देखिए अब फिर विषयांतर हो रहा है,
ये अलग एक विषय, इस पे भी पूरा बंगाल जैसी खूबसूरत और बंगाल जैसी तो भगवान ने, मैं तो कहता हूँ मिर्जा गालिब एक बार बनारस गए थे तो उन्होंने कहा था या खुदा बनारस को बुरी नजर से बचाए रखना। मैं आज भी बंगाल जाता हूँ तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, हे भगवान, मुझे लगता है बंगाल को आपने अपने हाथों से रचा होगा, इस इस खूबसूरत धरती को बचाए रखना। और वो तभी बचेगी जब वहां हिंदू रहेगा, जब वहां हिंदू हाँ सरकार रहेगी। बंगाल नहीं जैसी खूबसूरत कल्चर, ओहो, मैं बोलूँ मैं एक एक घंटे के 10 प्रोग्राम बना सकता हूँ बंगाल पे। I can see the vibe. I बंगाल can को see the देखने के लिए अलग अलग अंतर्दृष्टि चाहिए। मेरा तो बंगाल के बारे में ही अनुभव है। जैसे अगर आप नहीं, मुझे कहना कि आपको बंगालीज और अपनी धरती के बारे में कुछ नहीं कह रही हूँ, जो वहां का सोसाइटल चेंज है, मैं उसके बारे में कमेंट कर रही थी। नहीं जो वो भी सोसाइटल देखिए एक चीज और देखिए, मैंने बोला ना, मैं तो बंगाल में एक एक घंटे के 10 प्रोग्राम कर सकता हूँ। वो जी बंगालियों की देखिए, वो कुछ चीजें लोगों को बंगालियों की बहुत बुरी लगती है, पर वो, हम्म, मैं आपको एक बात कहूं, कुछ मामलों में जो बंगाल का कल्चर है वही पूरी दुनिया को फॉलो करना चाहिए। अगर आपको इस धरती को बचाना है, अगर बचाना है तो आपको बंगाली कल्चर पूरे वर्ल्ड में लागू करना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा विषयांतर हो रहा है पर बड़ी मजेदार चीज बताता हूं। जैसे आप कभी कुर्सी खरीद के, मान लीजिए जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूं, ये प्लास्टिक की कुर्सी है, देख लीजिए आप। हम्म, इस कुर्सी को जब आप खरीद के लाती है तो उस पर एक पॉलिथीन पन्नी चढ़ी होती है ना। हम्म। तो आप मान लीजिए प्लास्टिक की चेयर खरीद रहे हैं तो आपके घर में वो पन्नी कितने दिन रहेगी? नहीं, उतारना पड़ता है एंड ऑफ द डे, उसको तो उतारना ही कब होता है क्योंकि नहीं है वो। कब जब हम मान लीजिए आज जब आज जब उसको खरीदी आपने, इस्तेमाल आज खरीदी आपके घर में आ गई सुबह 10 बजे, डिलीवर हो गई, इस्तेमाल तो पन्नी कब तब उतारेंगे? करते हैं जब आप इस्तेमाल करने जाते हैं। मान लीजिए तुरंत ही आज ही इस्तेमाल करना, आज ही आपके घर में पार्टी है, आपने इमीडिएटली उतार 10 देंगे शेयर मंगा ली, प्लास्टिक, इमीडिएटली प्लास्टिक उतार देंगे। इमीडिएटली उतार देंगे ना। हम्म, बंगाली अगर आज कुर्सी खरीदेगा आज, हम्म, और आप 20 साल, मैंने लिटरली 20 साल पुरानी, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, 20 साल पुरानी कुर्सी पे पन्नी इंटैक्ट जैसे आज ही खरीद के आई हो, लगी देखिए। अगर कोई बंगाली मेरा ये वीडियो देख रहा होगा तो हाँ बोल देगा। मैं बंगाली, अगर कोई भी दर्शक ये वीडियो देख रहा है गायत्री का, उस पर अपने कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर लिखिए, 20 साल बाद भी वो पन्नी, हर चीज को इतना संभाल के रखते हैं। अगर आप 100 रुपए में गुजारा करेंगी, बंगाली 10 रुपए में आपसे बेहतर गुजारा करेगा। हैप्पीनेस क्वोशेंट, माय गॉड, द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ, हैप्पीएस्ट पीपल। असली चीज तो सुख तो वही है ना। देखिए खुश रहना। बंगाल मैंने कहा ना, मैं तो बंगाल, जी जी, थैंक यू सो मच बाबा जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले ममता की धरती जो है वो रेत की तरह खिसक रही है, वो धंसती जा रही है और अब तो हाँ, बिगुल बच चुका है, बिगुल बच चुका हम है एक ही बात, आरएसएस में। जी, बंगाल में एक राष्ट्रवादी हिंदूवादी सरकार चाहिए। बिल्कुल सबका साथ वही सबका नहीं विकास है। होगा, तो राष्ट्रवादी हिंदूवादी। जी, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाबा जी का चैनल है स्लो जिंदगी एंड बाबा की खरी खोटी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दी चैनल्स। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हो, वंदे मातरम।